सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे चापरे या चपेरे वायरस के ऊपर और समझने का प्रयास करेंगे वायरस है क्या, क्यों इसको एक नई आफत बताया जा रहा है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे इथोपिया के विषय में और समझेंगे इथोपिया में गृह युद्ध की स्थिति क्यों बनती जा रही है। वर्ष 2019 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वह इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया था। वर्तमान समय में भी यही यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो समझेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चापरे या चपेरे वायरस के ऊपर और समझेंगे आखिर इसको एक नई आफत क्यों बताया जा रहा है। थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका का मैप देखिए, जो कि पूरा नहीं है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो उत्तर में एक देश दिखाया गया है वेनेजुएला, उसके दक्षिण में कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले और इधर अर्जेंटीना। वहीं अगर आप पूरब की ओर थोड़ा सा देखेंगे तो पराग्वे और ब्राजील दो और देश दिखाई देंगे। तो ये जो पश्चिम के देश हैं, यह दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक विस्तार है एंडीज पर्वत का। एंडीज पर्वत का जो विस्तार है वो पश्चिम में है, पूरब में नहीं है। इसी के कारण जो एंडीज पर्वत पे क्षेत्र हैं, उनका जो क्लाइमेट है वह अलग पाया जाता है। वहीं जो पूर्वी क्षेत्र हैं, चाहे वह किसी देश का हो, बोलीविया का हो, ब्राज़ील का हो, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग पाई जाती है। और अभी का जो हमारा टॉपिक है इस पूरे मैप से जुड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा बोलीविया का जो मैप है इसको आप ध्यान से देखिए। इसको अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बोलीविया है, इसकी राजधानी जो लापाज, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इस लापाज को अगर आप देख रहे हैं तो ये पश्चिम में है, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है इससे काफ़ी दूर है और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग है। यह एक सूक्ष्म आकार का या छोटे आकार का जो है कि चूहा है और इसका संबंध इस वायरस से है। आइए मैं अब थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने के बाद थोड़ा सा इसके मिनट से परिचित कराते हुए समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। बोलीविया दक्षिण अमेरिका स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वह है आपकी लापाज, लेकिन जो इसकी संवैधानिक या विधायी राजधानी है वह है सुक्रे। दक्षिण अमेरिका में इसके अलावा अर्थात बोलीविया के अलावा एक और देश है लैंडलॉक, जिसका नाम है पराग्वे। इन दो देशों का नाम आप याद रखिएगा। यहाँ की जो जनसंख्या है, अर्थात जो बोलीविया की जनसंख्या है, उसमें 30% जो लोग हैं वह मेस्टोजो समुदाय से आते हैं, 30% लोग खेचुआ समुदाय से आते हैं, 25% लोग आयमारा से और 15% लोग जो है कि श्वेत लोगों के रूप में यहाँ आते हैं। क्योंकि ये जो देश है इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग हैं। कारण ये है कि एंडीज पर्वत का जहाँ पर विस्तार है वहाँ का टेम्परेचर कम है, वहीं जो इसका पूरब वाला एरिया है जो ब्राज़ील के साथ सीमा शेयर करता है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अधिक है। साथ ही साथ जो नदियों का प्रवाह है, नदियों का जो बेसिन है, वह हर देश में एक रूप में नहीं पाया जाता और इसी के कारण यहाँ पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के विकसित होने के कारण यहाँ पे जैव विविधता का विकास भी अधिक हो पाए। कारण ये है कि एक ही देश में कहीं ज़्यादा टेम्परेचर है, अधिक वर्षा है, कहीं कम टेम्परेचर है, कहीं कम जो है कि वर्षा होती है, कहीं पर आर्द्रता ज़्यादा है तो कहीं शुष्कता ज़्यादा है। इसकी वजह से हर प्रकार के जीवों के विकास के लिए यहाँ पे दशा अनुकूल हो जाती है। अब ये जो देश है बोलीविया, ये ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू के साथ सीमा साझा करता है और इस देश का 1/3 हिस्सा जो है कि एंडीज पर्वत के अंतर्गत आता है। भौगोलिक रूप से इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब ये जो भौगोलिक विभाजन है इसलिए हमें समझना है जिससे मैपिंग का सेगमेंट भी हमारा इसी टॉपिक के साथ तैयार हो सके। दूसरा, हम ये समझ सकें कि आखिर ये जो वायरस का प्रसार होगा तो क्या सभी क्षेत्रों में हो जाएगा, पूरे बोलीविया में हो जाएगा, और बोलीविया के बाद क्या इसका आउटब्रेक जो समीपवर्ती देश है उसमें भी होगा, या फिर क्लाइमेट यहाँ पे एक फैक्टर आएगा।
दरअसल क्लाइमेट यहाँ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें समझना हो। पहला जो क्षेत्र है वो है इंडियन क्षेत्र। इसके अंतर्गत 28% हिस्सा इस देश का आता है और यह जो क्षेत्र है वह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, अर्थात जो मैंने आपको बोलीविया दिखाया उसका दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है उसको इंडियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि इस देश का सबसे ऊंचा भाग है। ऊंचा भाग होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वह ठंडा है। ठंडा होने के कारण यहाँ पर वह जीव विकास नहीं कर पाते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ पाए जाते हैं, अर्थात जो ब्राजील से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में जो कृंतक या छोटे आकार के चूहे विकसित हो पाते हैं उतना विकास उनका इस इंडियन क्षेत्र में नहीं हो पाता है। इसी के कारण इंडियन क्षेत्र में इस जो बीमारी है जिसका आगे हम जिक्र करेंगे उसके प्रसार की संभावना कम है। लेकिन फिर भी यह जो इंडियन क्षेत्र है हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम ये समझ सकें कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वह ज़्यादा आते हैं। लोग कौन से आते हैं? चूंकि यहाँ पर आपको पता है टिटिकाका झील है, इसलिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ क्या करते आते हैं, नौकायन करने आते हैं। नौकायन करने जब आते हैं तो देश के अंदर से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं। ऐसे में कोई बीमारी जो कि ब्राजील से लगे वाले क्षेत्र जो बोलीविया का है उसमें उत्पन्न होती है, अगर यहाँ पर पहुंचा दी जाती है टिटिकाका झील वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ से इसका आउटब्रेक क्या हो सकता है, वर्ल्ड वाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट हर साल आते हैं। यह जो टिटिकाका झील है आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी नौकायन झील है और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। हर साल यहाँ पर पर्यटक आते हैं। इस झील का जो जल है वह बोलीविया में तो है ही, पेरू के साथ भी साझा होता है। इस इंडियन क्षेत्र के अंतर्गत एक और प्रमुख चीज है कि यहाँ पर नमक के सपाट क्षेत्र और लिथियम का उत्पादन केंद्र है और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का स्टोरेज क्षेत्र या भंडारण क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इन एक्टिविटी के कारण भी क्या होता है, यहाँ पर जो जनसंख्या का केंद्र है वह ज़्यादा रहता है और बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं। यदि कोई बीमारी यहाँ तक पहुँचती है तो उसका आउटब्रेक तेजी से होगा। दूसरा क्षेत्र है उप इंडियन क्षेत्र। उप इंडियन क्षेत्र जो इंडियन से लगा हुआ क्षेत्र है, देश का जो मध्यवर्ती भाग है वह क्या है, इसके अंतर्गत आता है। 13% एरिया इसके अंतर्गत। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है लानोस क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र, जो देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो कि ब्राजील से लगा हुआ क्षेत्र है। और चूंकि यह जो क्षेत्र है लगभग मैदानी है, थोड़ा सा पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर नदियों की अधिकता है, जल की उपलब्धता है, क्लाइमेट जो है कि हॉट होने के साथ साथ ह्यूमिड है, आर्द्र है, इसके वजह से यहाँ पर कृंतकों का विकास अर्थात जो चूहे होते हैं और छोटे जीव होते हैं जो चूहे की कैटेगरी के होते हैं उनका विकास यहाँ पर ज्यादा होता है और यहीं पर इस बीमारी का आउटब्रेक क्या हो गया है, देखा गया है, उसको पहचाना गया है। बोलीविया के मध्य भाग में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है चपेरे। चपेरे जो नदी है यह ममोरे नदी की सहायक है और ये दोनों नदियां कहाँ जाकर मिल जाती हैं, अमेजन नदी में अपना जल गिराती हैं। और यह जो क्षेत्र है आप देख पा रहे होंगे यह ब्राजील से लगा हुआ जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत आता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है मैंने आपको बताया, यहाँ की क्लाइमेट क्या है, उष्ण है और आर्द्र है। इसके वजह से इस क्षेत्र में जो कृंतक है उनका विकास काफी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चपेरे नदी है, तो चपेरे नदी अपना जल और अपनी सहायक नदियों का जल जिस क्षेत्र से लेकर प्रवाहित होती है उसको बोला जाता है चपेरे बेसिन, और इस चपेरे बेसिन को चपेरे क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो चपेरे क्षेत्र आपको समझ में आ गया। तो अब हुआ क्या है कि हाल ही में यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपने शोध में यह पुष्टि किया है कि चपेरे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अर्थात यहाँ के लोग अगर टिटिकाका झील या दूसरे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर माइनिंग होती है या इस प्रकार की एक्टिविटी होती है वहाँ पहुँचते हैं और इन लोगों के संपर्क में दूसरे लोग आते हैं तो उसका प्रसार हो सकता है। और यह जो चपेरे वायरस का
प्रसार होगा तो टीटीकाका झील या उन क्षेत्रों से जहां पर टूरिस्ट आते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके माध्यम से पूरे विश्व में फैल सकता है। तो यह जो चपेरे वायरस है, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी या इसका जो प्रारंभिक स्रोत देखा गया वह चपेरे क्षेत्र में देखा गया। इसी के कारण इस वायरस को क्या बोला जाता है, चपेरे वायरस के नाम से जाना जाता है। चपेरे वायरस एरिना वायरस फैमिली का जो है कि वायरस है, जो कृंतकों अर्थात जो चूहे जैसे जीव होते हैं, जैसे चूहा है, खरगोश है, ऐसे जीवों में पाए जाने वाले वायरस के कैटेगरी में आता है। यह जो वायरस है चूहों के संपर्क में आने से, उनके मलमूत्र के संपर्क में आने से या संक्रमित कृंतकों के संपर्क में आने से फैलता है। अर्थात अगर आपको खरगोश पसंद है, चूहे पसंद है और आप वहां पर गए या आपके जैसा कोई व्यक्ति जिनको ऐसे जीव पसंद है वह गए और वह जो चूहा है वो क्या है, चपेरे वायरस से संक्रमित हो चुका है, तो आप तक क्या होगा, वह वायरस पहुंच जाएगा, आप तक पहुंचेगा, फिर आपके माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचेगा और धीरे धीरे एक चैन बनती चली जाएगी। इसका जो पूरा नाम है वह आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और यह जो चपेरे वायरस है इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी तीव्र गति का फीवर आता है और ये जो तीव्र गति का फीवर आता है यह जानलेवा भी होता है। इसके जो लक्षण हैं, अगर आपने इबोला वायरस का नाम सुन रखा है जिसको दुनिया के सबसे खतरनाक बीमारियों में शामिल किया जाता है, उसके जैसे इसके लक्षण हैं और इसके वजह से मौत हो सकती है और होती भी है। कारण ये है कि इसकी कोई अभी तक दवा नहीं, बीमारी पुरानी है लेकिन अभी तक इसकी दवा नहीं है। अर्थात इसका अगर आउटब्रेक होता है तो ये क्या होगा, ठीक वही कंडीशन क्रिएट करेगा जो कोरोना जैसा होता है। इसके संक्रमित होने पर व्यक्ति को तेज बुखार आता है जिसकी वजह से शरीर के उसके अंग काम करना बंद कर देते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से शरीर के अंदर में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, साथ ही साथ पेट दर्द की समस्या आती है, उल्टी आती है, मसूड़ों में से खून निकलने लगते हैं, आंखों के जो पिछले भाग उसमें दर्द महसूस होता है और साथ ही साथ खून आता है, उसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। सीडीसी ने अर्थात जिस संस्था ने इस पर शोध किया है उसने पाया है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य के जानकारों का कहना है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये तभी पहुंचेगा जब संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकले हुए किसी तरल पदार्थ के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है। अर्थात खून, मूत्र, सलाइवा या सीमन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। अर्थात जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, उसके माध्यम से ये नहीं पहुंचता। संक्रमित व्यक्ति से इसके फैलने का खतरा सबसे ज्यादा जो होता है परिवार के सदस्यों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सहकर्मियों को होता है जो उनके बार बार संपर्क में आते हैं। लेकिन सबसे जो यहाँ पर एक चीज है वह यह है कि श्वसन तंत्र के माध्यम से, अर्थात ये ऐसे नहीं जैसे हम लोग बात कर रहे हैं और कोरोना के फेज में हम देख रहे हैं कि अगर हम पास में खड़े होकर दो लोग बात कर रहे हैं उसमें से एक कोई व्यक्ति संक्रमित है तो दूसरा हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता। लेकिन सोचिए कि जो लोग परिवार के सदस्य हैं, जब वो कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो कोई देखभाल इनकी नहीं करेगा। कारण यही होता है कि इसका तेजी से फैलाव होता है। शोध में पाया गया है कि इस क्षेत्र के कृंतकों के अंदर यह वायरस अभी भी है और आने वाले समय में यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो इसका बड़ा आउटब्रेक देखने को मिल सकता है। कारण यह है कि यह जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर विश्व के लोग भी आते हैं, इंटरनल जो यहाँ पर टूरिज्म का व्यापार है वो भी काफ़ी अच्छा विकसित हुआ है। इसके वजह से कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस बीमारी को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये जो बीमारी है, जैसा कि मैंने बताया कि ब्राजील से लगे वाला जो क्षेत्र, जो चपेरे बेसिन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर विकसित हुआ है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं इबोला वायरस की तरह होते हैं। तो दरअसल जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इस बीमारी का प्रसार हो सकता है यदि संक्रमित कृंतक वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अर्थात एक एग्जाम्पल से समझिए, एक सामान जो है कि वहाँ से चला, अर्थात बोलीविया से चला, उसको ट्रक पर लादा गया या किसी जहाज पर लादा गया, जहाज पानी का मान लीजिए है, और उसमें कुछ चूहे हैं जो कि संक्रमित हैं इस बीमारी से, और वह जहाज पहुंचा अफ्रीका, वहां पर कुछ चूहे उससे उतर गए, तो इससे क्या होगा, यह ऐसे ही चैन बढ़ती जाए। जैसे आपने एक सुना होगा कि जो ब्लैक डेथ की बीमारी थी वह ऐसे ही फैली थी जैसे मैं बता रहा हूं, जहाजों के माध्यम। तो कुल मिलाकर ये बीमारी काफी खतरनाक है। इस वायरस को पहली बार 2004 में पाया गया था और इसके जो लक्षण है इबोला वायरस की तरह देखे गए थे। कई
लोगों ने कहा कि ये इवोला ही है, लेकिन बाद में जब रिसर्च किया गया तो पता चला ये अलग है। अब तक का इसका जो सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था वह पिछले ही साल यहाँ पर हो चुका है, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर आउटब्रेक अब ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले से लोग अवेयर रहें, तैयार रहें, और उनको यह बता दिया गया है कि अब यह ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। पहले ही फैलता था लेकिन हम लोग रिसर्च नहीं कर पाए थे। यह जो वायरस है 24 सप्ताह तक जो है कि जीवित रह सकता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति का मतलब कोई मलमूत्र है या किसी संक्रमित चूहे से निकला हुआ कोई पदार्थ है तो उसमें 24 सप्ताह तक वह जीवित रह सकता है। तो समझ सकते हैं कि इस वायरस के अंदर जो जीवित रहने की कैपेसिटी वो कितनी ज़्यादा है, और इस बीच कोई व्यक्ति संपर्क में आता है तो उसको संक्रमित कर सकता है। अभी इस बीमारी का कोई दवा नहीं है, इसके लिए इसको कहा जा रहा है कि जितना अधिक हो सके इसको उसी क्षेत्र में रोका जाए जहां पर इसका फैलाव। अब जो मैंने 3 क्षेत्र बताए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसका प्रसार पूरे जो है कि बोलीविया क्षेत्र में हो सकता है, तो उत्तर है नहीं। कारण यह है कि जो अन्य क्षेत्र हैं उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग है। ठंडे क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में कृंतकों का विकास कम होता है, इसी के कारण वहां पर उनका जो है कि प्रसार नहीं होगा। लेकिन अगर संक्रमण की चेन व्यक्तियों के माध्यम से बनती है तो हाँ, वहां पर भी क्या होगा, संक्रमण होगा। अर्थात कृंतकों के माध्यम से डायरेक्ट बोलीविया के हर क्षेत्र में इनका प्रसार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से यह न सिर्फ पूरे बोलीविया में फैल सकता है, पूरे विश्व में फैल सकता है। अगर यह बीमारी का अब आउटब्रेक होता है तो क्या होगा, ज्यादा खतरनाक होगा। कारण यह है कि इसकी भी अभी कोई दवा नहीं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि इसको नई आफत क्यों कहा जाए। अब हम बात करते हैं इथियोपिया में गृह युद्ध की स्थिति। थोड़ा सा मैप देखिए, यह मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर गृह युद्ध की स्थिति है तो एक क्षेत्र को लेकर है और साथ ही साथ सत्ता पर नियंत्रण को लेकर है। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि आखिर वो क्षेत्र क्या है और सत्ता पर नियंत्रण की बात है क्या। देखिए, आप इथियोपिया को देख रहे हैं तो आपको सबसे, आप पश्चिम में देखिए आपको साउथ सूडान, उसके उत्तर में नॉर्थ सूडान या फिर सूडान, फिर इरिट्रिया, फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो रेड सी का क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो जिबूती दिखाई देगा, फिर सोमालिया दिखाई देगा, और फिर दक्षिण की ओर आएंगे तो केन्या दिखाई देगा। इसको एक और मैप के माध्यम से देखिए जिससे चीज़ें और क्लियर हो सके। अब देखिए, यह जो आपका इथियोपिया का मैप है, और इथियोपिया के मैप को देख पा रहे होंगे तो वही समीपवर्ती देश दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा। इसकी रोज जो राजधानी है अदिस अबाबा, इसकी लोकेशन देख लीजिए लगभग मध्य भाग में। अब यहाँ पर देखिए फिर इस मैप को, यहाँ पर सबसे उत्तर में देखिए आपको एक टिग्रे क्षेत्र दिखाया गया, और जो टिग्रे क्षेत्र है ये अदिस अबाबा से उत्तर की ओर है और दूर भी है। तो अब देखिए थोड़ा सा फिर से मैं टिग्रे क्षेत्र को आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए इथियोपिया का सबसे उत्तर वाला जो भाग है यहाँ पर क्या है, टिग्रे, जो कि इसमें नहीं लिखाया गया है, लेकिन टिग्रे से पास में दिखाई देगा एक देश जिसका नाम है इरिट्रिया, और यह इरिट्रिया कभी इथियोपिया का भाग होता था। और इसी इरिट्रिया के मुद्दे को लेकर क्या हुआ, इसके समाधान को लेकर यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें लास्ट ईयर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से समझते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत जो हम शब्द यूज करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया को शामिल किया जाता है। इथियोपिया को इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। इथियोपिया का जो पूरा नाम है वह है इथियोपियन फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका पूरा नाम है। इसकी जो राजधानी है अदिस अबाबा है, और यहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली हैं। यह दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल और जो है कि अवरुद्ध देश है, या लैंड लॉक्ड देश के रूप में यह जाना जाता है। इसकी सीमा जैसा कि मैंने दिखाया इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या और दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान से लगती है। देश की जनसंख्या लगभग 85 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है। वर्ष 2019 में यहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था, और उन्हें पुरस्कार दिया भी जा चुका है। उन्हें यह पुरस्कार अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद को खत्म करने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया था। अर्थात जो इरिट्रिया था उसके साथ इनका सीमा विवाद था, उसी को खत्म करने के लिए दिया गया था। अबी अहमद नेल्सन मंडेला के प्रशंसक माने जाते हैं, और इन्हें इथियोपिया का नेल्सन मंडेला कहा जाता है। वर्ष 2018 में अबी अहमद यहाँ के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद जुलाई 2018 में
इरिट्रिया के राष्ट्रपति के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप पर हस्ताक्षर इन्होंने किया और इसके बाद अबी अहमद द्वारा ये घोषणा की गई कि 20 साल से चला आ रहा युद्ध खत्म हो गया, जिसमें 80,000 लोगों की जान गई थी। तो थोड़ा सा समझते हैं आखिर ये इथोपिया इरिट्रिया का विवाद क्या था। अब आप कहेंगे मुझे तो समझाना था गृह युद्ध, ये इरिट्रिया कहाँ से आ गया, इसका जिक्र आएगा, बार बार जुड़ेगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। थोड़ा सा इतिहास देखिए। इथोपिया पर 1936 में मुसोलिनी जो कि इटली का शासक था, उसने हमला किया और लगभग 3.5 लाख लोगों को जान से मार दिया। क्योंकि इटली के द्वारा यहाँ पर पहले भी हमला किया गया था और वो सफल नहीं हो पाया था, तो मुसोलिनी ने जब इस पर प्रहार किया, हमला किया, तो उसने क्या किया, यहाँ पर कत्लेआम मचाया और कत्लेआम मचाने के कारण क्या हुआ, 3.5 लाख लोगों की उस समय जान चली गई। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। 1941 तक इथोपिया क्या हुआ, इटली के कब्जे में रहा, उसके बाद क्या हो गया, स्वतंत्र हो। तो हुआ क्या था, जब मुसोलिनी ने आक्रमण किया था तो यहाँ के जो सर्वे सर्वा थे वह थे हेली सेल्सई, और यह क्या हुए, हेली सेल्सई यहाँ से भाग गए थे। लेकिन जब यहाँ से इटली का सत्ता खत्म हुई, फिर से वो क्या हुआ, वापस लौट आया और फिर से इथोपिया की गद्दी पर वह बैठा। हेली सेल्सई ने क्या किया, आंतरिक मुद्दों का सही तरीके से समाधान किया और इथोपिया को आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। सेल्सई बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक कसक थी। कसक यह थी कि वह ये अपने आप को साबित करना चाहता था कि मुसोलिनी से वो डर के नहीं भागा था, इसलिए वह चाहता था कि वो कोई बहुत मजबूत कदम उठाए। और मजबूत कदम के रूप में क्या किया, हेली सेल्सई ने अपने पड़ोसी क्षेत्र इरिट्रिया पर हमला कर दिया और इरिट्रिया पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब जब इरिट्रिया पर कब्जा कर लिया तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर आजादी के लिए, अर्थात इरिट्रिया के लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने लगे। लेकिन जब तक हेली सेल्सई था ऐसा कुछ नहीं हो पाया। 1974 में इथोपिया में तख्ता पलट हो गया और हेली सेल्सई को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद यह देश क्या हुआ, गृह युद्ध में फंस गया और 1988 में 4 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और इस गठबंधन का नाम था इथोपियन पीपल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो यह जो फ्रंट बना, इथोपियन पीपल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, यह क्या था, यहाँ के कुछ पार्टियों का मिलाजुल। इस गठबंधन ने सरकार बनाया और नया संविधान भी। अब ये जब सरकार आई इस फ्रंट की, तो इन्होंने क्या किया, 1993 में इरिट्रिया को आजाद कर दिया, जिसको हेली सेल्सई ने क्या किया था, कब्जा करके अपने अधीन कर लिया था। अब जब क्या हुआ था, आजाद होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इरिट्रिया और जो है कि इथोपिया के बीच में सीमा रेखा खींच दिया। लेकिन एक बंदरगाह था जिसका नाम था असब बंदरगाह, यहाँ इसका महत्व ज़्यादा था। तो क्या हुआ, इथोपिया के शासकों ने उस पर कब्जा नहीं छोड़ा और सीमा को पूर्ण रूप से, जैसा कि यूनाइटेड नेशन चाहता है, उसको मानने से मना कर दिया। इस बंदरगाह को लेकर दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया और यह जो युद्ध है वर्ष 2000 तक चला। सीमा विवाद के चलते दोनों देशों ने अपने राजदूतों को एक दूसरे से वापस बुला लिया था और तनाव बढ़ा हुआ था। तो वर्ष 2000 तक तो यहाँ पर युद्ध चला, लेकिन उसके बाद संघर्ष विराम कर दिया। लेकिन आए दिन यहाँ पर संघर्ष सीमा पर क्या होता था, होता रहता था। अर्थात 1998 से जो संघर्ष प्रारंभ हुआ तो वह 2 साल युद्ध के रूप में रहा, उसके बाद संघर्ष विराम के रूप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर भी वहां पर हिंसा होती थी। लेकिन क्या हुआ, जब अबी अहमद क्या हुए, यहाँ के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, यह जो पूरा विवाद है, इरिट्रिया के साथ जो सीमा विवाद है, उसको हम सही करेंगे, उसका खात्मा करेंगे। और इसी के कारण क्या हुआ कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही कहा कि हम इरिट्रिया के साथ संधि करते हैं, समझौता करते हैं। लेकिन जब यह संधि और समझौता कर रहे थे तो उनको एक चुनौती का सामना करना पड़ा। हालांकि चुनौती बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ की एक पार्टी इसके पक्ष में पूरी तरह से तैयार नहीं थी और यहाँ की पार्टी का नाम था टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। तो ये देखिए, जो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है, यह अबी अहमद की जो पॉलिसी थी इरिट्रिया के साथ, उससे खुश नहीं थी। कारण यह था कि अबी अहमद ने क्या किया, शांति समझौता तो जरूर कर लिया, लेकिन यह सभी जो सत्ता में लोग थे वह संतुष्ट नहीं हुए और संतुष्ट ना होने के कारण इनमें गतिरोध बढ़ता गया। और गतिरोध बढ़ने के कारण क्या हुआ, यह जो कंडीशन है वह गृह युद्ध में कन्वर्ट हो गया।
कैसे? इथोपिया के उत्तर में और इरिट्रिया के साथ सीमा साझा करने वाला इथोपियाई राज्य टिग्रे है। यहाँ टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की सरकार है। ये जो अब हम इसको क्या कहेंगे, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट को हम टीपीएलएफ के नाम से बोलेंगे। तो टीपीएलएफ अभी यह जो है, जो टीपीएलएफ है वो अभी अहमद पर राज्यों को कमजोर करने का आरोप लगाती आई है। ये पहले से ही यहाँ पे चल रहा। यहाँ पर क्या होना था, इथोपिया में अगस्त 2020 में आम चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से केंद्र सरकार ने चुनाव को 2021 तक के लिए टाल दिया। लेकिन टीपीएलएफ ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हम चुनाव करवाएंगे, और चुनाव इसलिए करवाएंगे क्योंकि चुनाव कराना राज्यों के अधिकार में आता है, न कि केंद्र के अधिकार। सितंबर 2020 में टीपीएलएफ ने टिग्रे क्षेत्र में चुनाव करवाए, लेकिन यहां के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। टीपीएलएफ ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्यों के अधिकारों को छीनकर उसे कमजोर कर रहे हैं और राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। टीपीएलएफ ने कहा कि टिग्रे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का मतलब होगा युद्ध करना। दरअसल टीपीएलएफ की जो पूरी खींच थी वह क्या थी, जो इरिट्रिया के साथ समझौता हुआ, क्योंकि इनके राज्य से लगा हुआ वह क्षेत्र था जिस पर यह अपना नियंत्रण चाहते थे, और उसको अबी अहमद ने क्या कर लिया था, शांति समझौता कर लिया था। कुल मिलाकर ये जो टीपीएलएफ का तभी से जो मतभेद चला आ रहा था, अब क्या हो गया, बढ़ गया। 4 नवंबर को यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि टीपीएलएफ ने सेना के बेस पर हमला कर हथियार लूट लिए हैं, इसलिए सेना अब क्या करेगी, टीपीएलएफ के खिलाफ मोर्चा संभालेगी। टीपीएलएफ ने इस आरोप को इनकार किया, लेकिन हाँ, आत्मसमर्पण करने या फिर जो है कि संघर्ष को रोकने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। अबी अहमद ने 4 नवंबर को टिग्रे में आपातकाल लगा दिया और सप्लाई बंद कर दी। टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिए गए और देश के अन्य भागों की आर्मी को टिग्रे की ओर कूच करने का आदेश दे दी। यहाँ पर आर्मी और टीपीएलएफ के बीच जंग चल रही थी, जिससे सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, और एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार ये संख्या बहुत ज़्यादा है। 14 नवंबर को टीपीएलएफ ने पड़ोसी देश इरिट्रिया पर मिसाइल हमला कर दिया। अब देखिए इसने क्या किया, वही किया जो इसकी इच्छा थी, और वह था इरिट्रिया पर मिसाइल से हमला करना। वहीं टीपीएलएफ का कहना है कि सेना टिग्रे पर हमले के लिए इरिट्रिया की एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रही है, और इसलिए हमने क्या किया, हमला किया। तो कुल मिलाकर जो टीपीएलएफ की पूरी खींच थी वह इरिट्रिया को लेकर थी, और इसीलिए अब क्या कर रहा है टीपीएलएफ, यह कर रहा है कि वो अपने देश की सेना से भी लड़ रहा है और इरिट्रिया पर भी क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। टीपीएलएफ का कहना है कि जो है कि अबी अहमद इरिट्रिया के साथ दोस्ती निभाने के लिए टिग्रे को कमजोर कर रहे हैं, और टिग्रे को कमजोर करने के लिए कह रहे हैं कि टीपीएलएफ कुछ भी करेगा, लेकिन जो है कि टिग्रे क्षेत्र है उसको कमजोर नहीं होने देगा। अबी अहमद टीपीएलएफ के समर्पण से कुछ भी कम नहीं जानते हैं, और उन्होंने कहा है कि हम जो है कि सिर्फ और सिर्फ इनका समर्पण चाहते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम यहाँ पर शांति की अपील करते हैं। तो अबी अहमद, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वह भी अपने जिद पर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस शांति प्रस्ताव को तब तक नहीं मानेंगे जब तक समर्पण नहीं किया। तो हुआ क्या था कि अबी अहमद ने 3 दिनों का इनको मोहलत दिया था समर्पण करने का, और वह 3 दिनों का मोहलत कल कंप्लीट हो। तो आने वाले समय में हमें यह देखने को मिल सकता है कि जो टीपीएलएफ है वह क्या कर सकती है, सेना के एक बड़े धड़े को लेकर भी अपने साथ संघर्ष कर सकती है। जैसा कि टीपीएलएफ पहले से कहती आई है कि अगर ऐसा होता है, राज्य को कमजोर किया जाता है, टिग्रे को कमजोर किया जाता है जिस पर इनका नियंत्रण है, तो गृह युद्ध भी हो सकता है। वही कंडीशन बनती हुई जा रही। यहाँ पर ये जो पूरा इरिट्रिया का पूरा मुद्दा है, या उसका जुड़ाव हो, मैंने आपको समझा दिया। वर्तमान समय तक वहां पर क्या क्या वो समझा दिया। अगर यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो आप इस टॉपिक के साथ उसको जोड़ लीजिएगा। कुछ बड़ा अपडेट होगा तो मैं जरूर करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।